और ये एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। जो अरशद शरीफ साहब हैं, ये बहुत ही पाए के सहाफ़ी थे। प्रेशर होगा तो शायद जो इस तरह के हल्के हैं उनके अंदर भी थोड़ी सी जो है ना वो डर पैदा होगा कि इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि अवाम का प्रेशर आ सकता है। और जब अवाम का प्रेशर आता है तो बहुत सी चीजें जो है वो सीधा होना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में जो है वो लॉन्ग मार्च और अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है उसका लिंक बन गया है। और खान साहब जो है इन चीजों को खेलने के बड़े कमाल के, मतलब उनके अंदर ये कमाल है और वो बयानियां बनाने में तो बड़े माहिर हैं। आपको पता है जब भी उन्हें कोई मौका मिलता है उस पर वो बयानियां बड़ा खूब बनाते हैं। ये उनकी पॉजिटिव क्वालिटी भी है, यही उनकी नेगेटिव क्वालिटी भी है। मसलन उसमें कई बातें गलत भी आ जाती है, मतलब वो बयानियां बना छोड़ते हैं, बाद में वो चीजें जो है वो किसी और तरह से सामने आना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपको पता है अमरीकी साजिश वाला जो बयानिया था, जब उन्होंने बनाया तो बाद में उसमें कुछ और चीजें सामने आ गई। तो इसी तरह से इस्लामिक टच है, उसको जो है वो बयानिया बनाते हैं। फिर इसी तरह अरशद शरीफ की जो अब शहादत हुई है, इसमें भी उन्होंने ये बयानिया बनाया और अवाम ने उसको बाय किए। असल बात ये होती है कि चाहे आप उनसे एग्री करें या ना करें, अवाम जो है वो उनके बयानियों को बाय कर लेती है। तो यही उनका सबसे बड़ा कमाल है खान साहब का। खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट से इख्तिलाफात की कोई नवीयत? हाँ, असल में आपको पता है पिछले दिनों जो है इमरान खान साहब के जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इख्तिलाफात हैं उसकी खबरें बड़े अरूज पर हैं। और उसमें यही है कि इमरान खान साहब शुरू से ही इस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहे हैं कि आप जो है ना, आपने वो उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि असल में जो तहरीक अदम एतमाद हुई थी उसको इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? नहीं, इमरान खान साहब जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को। और उनका ये ख्याल है कि जो अमरीकी साजिश थी उनकी हुकूमत जाने की, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के जरिए ऐसा हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं, इस वजह से जो है वो इख्तिलाफात बढ़ते गए। फिर वो जो आपको पता है एक हेलीकॉप्टर वाला क्वेटा में वाकया हुआ था, ये बलूचिस्तान में, सॉरी, तो वहां पर भी जो है वो पीटीआई का के दोस्तों का जो प्रोपेगेंडा था सोशल मीडिया पर, उससे बड़ी जो है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम सामने आए। और इसके अलावा गाहे बगाए इमरान खान साहब जो है जब वो गुफ्तगू फरमाते हैं तो बहुत सी चीजों का ख्याल भी नहीं रखते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब वो ख्याल बात करते हैं, जब वो ख्याल नहीं रखते तो उससे इख्तिलाफात की नौयत और बढ़ती जाती है। तो अब इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट को वो कह भी रहे थे। अच्छा, एक ये भी बात सामने आई है कि एक तो वो जलसों में वो कह देते हैं, नाम ले लेते हैं मीर जाफर, मीर साहब, और इसके अलावा न्यूट्रल तो जानवर होता है, इस तरह की बातें वो उनके बारे में फरमा देते हैं। बल्कि आजकल डर्टी हैरी वाला एक बड़ा चल रहा है जी, डर्टी हैरी, तो इस तरह की बातें वो फरमा देते हैं। और फिर बैकडोर चैनल्स पर उनके रास्ते भी होते हैं ऐसे। अब ये बात भी बड़ी मतलब हैरानकुन बात है कि वो किसी एक जगह पर अगर स्टैंड लें तो होता है कि स्टैंड लेना चाहिए, अगर किसी एक जगह पर स्टैंड लें तो फिर उनको ना कहें ना। अब ये बात है, अगर आप उनको जिम्मेदार ठहराते हैं फिर उनको क्यों कहते हैं कि मुझे जो है आप ही लाएं हुकूमत में? भाई जब अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद आपके साथ है तो आप अवाम पर भरोसा करें ना। तो मेरा ख्याल है खान साहब को अवाम पर ही भरोसा करना चाहिए। और उसी खान साहब के साथ तो अवाम वैसे काफी ज्यादा अवाम खान साहब के साथ ही है जी। वही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अवाम पर भरोसा करें, अवाम पर भरोसा करें और उन्हीं की ताकत से हुकूमत में आए। आप इस्टेब्लिशमेंट से क्यों कहते हैं? ये उन्हें नहीं कहना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट को धकेलना चाहिए। चले जो हो गया सो हो गया, आदम एतमाद हो गई, जिसने भी किया वो अमरीकी साजिश से हुआ या इस यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से हुआ या ये हमारे जो हुक्मरान हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं उनकी वजह से हो, जिस वजह से भी हुआ। अब आप अवाम की ताकत आपके साथ है तो आप उनको साथ जोड़ें, इलेक्शन की कॉल कराएं, जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया हुआ है तो फिर आए हुकूमत में आए, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, ये बताइएगा हुकूमत की और खान साहब की सुलह वगैरह हो सकती है? बड़ा चांसेस है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये तो ऐसे ही है जैसे दो खलीज बन चुकी हैं। ये एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त करेंगे? जो जितना कोई प्रोपेगेंडा हो चुका है, जितना प्रोपेगेंडा हो चुका है उसमें इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि हुकूमत को भी बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए और खान साहब को भी जरा अपना जो लेवल है वो नीचे लेके आके ठंडे दिल से एक दूसरे के साथ चीजें तय कर लें। अभी आपको पता अभी ताजा तरीन खबर ये आई है, अभी वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि 1 माह पहले जो है एक हमारे कॉमन दोस्त हैं कारोबारी,
उनके जरिए जो है वो इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया था कि जनाब जो है आर्मी चीफ के मामले पर हम कोई बात कर लेते हैं या फिर इलेक्शन की डेट पर। तो वो कहते हैं मैंने शुक्रिया के साथ उनको इनकार कर दिया और मैंने ये कहा कि आप जो है ना जो है ये एक तो सियासत और मईशत पर हमारे साथ कोई डायलॉग करें, इसके हवाले से हम बात कर सकते हैं। तो बहरहाल लेकिन दोनों तरफ जो है वो सूरत हाल बहुत ही ज्यादा मतलब अखीर पर आ गई है, एक्सट्रीमिज्म पर आ गई है, एक्सट्रीम पर आ गई है। तो ऐसी सूरत हाल में समझौता होने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। लेकिन देखते हैं कि अब कौन सी कुव्वतें जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं और इसमें डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसमें कितने लोग इस्लामाबाद पहुंचते हैं। तो वो तय करेंगी उसकी पावर जो होती है। आपको पता है पावर को सलाम करना पड़ता है। अगर अवाम की ताकत उनके साथ इतनी ज्यादा आ जाती है तो फिर खान साहब को सलूट करना पड़ेगा हर एक को। तो ये अब सूरत हाल अब मुस्तकबिल में देखते हैं तो पावर कितनी आती है इमरान खान साहब के साथ, तो उससे फिर चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा शुजाई साहब ये बताइएगा पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत और मईशत को किस तरह से देखते हैं आप, मतलब आप अपना कुछ अपने बारे में कुछ बताएं कि आपका नजरिया क्या है इस बारे में। देखिए मैं तो ये जानता हूँ कि हमारी जो आज तक की जो सियासत और मईशत है वो इंस्टेबिलिटी से ही खराब हुई है और दूसरे यानी सियासी अदम इस्तेकाम रहा है, उसकी वजह से मईशत आपको पता है डिगरगू हो जाती है। और दूसरा हमने रॉन्ग डिसीजंस लिए, यानी हमने जो फैसले किए हमारे सियासतदानों ने या इस्टेब्लिशमेंट ने या किसी ने जिसने भी फैसले लिए वो कोई मतलब कोई दुरुस्त साबित नहीं हुए। अच्छा। मिसाल के तौर पर सबसे पहला फैसला था, आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना 1950 में अमेरिका और सोवियत यूनियन जो रशिया का पुराना नाम है जी। तो उस वक्त दो सुपर पावर्स थी, तो उन्होंने जो है वो बुलाया था पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। बहस तो चलती रहती है, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, सिलसिला वही से शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ चला गया और इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन यानी रशिया के पास चला गया। अच्छा। तो ये पहला है, इस फैसले के बड़े दूर रस असरात हुए, फिर हम अमेरिकी चुंगल में फंसते गए। फिर उसके बाद की जो हुकूमतें हैं उन्होंने भी कोई दुरुस्त फैसले नहीं किए, उसके बड़े बुरे असरात हुए। अयूब खान साहब जो थे उन्होंने, फिर याह्या खान, फिर वो आपको पता है बांग्लादेश बन गया। फिर जब वो आए अपने क्या नाम है ज़िया-उल हक साहब, उन्होंने जो जिहाद कराया वो फिर दहशतगर्दी बन गया। फिर वो मुशर्रफ साहब ने वो जो मुजाहिदीन तैयार हुए थे ज़िया दौर में, मुशर्रफ साहब ने उन मुजाहिदीन को दहशतगर्द बनाकर उनको खत्म करने की वो बात कर दी। तो ये सारे फैसले, फिर ये जो सियासी हुकूमतें हैं ना इनका तो हाल ही कोई नहीं ना, चाहे वो नवाज शरीफ 2 दफा आए, बेनजीर मोहतरमा वो भी शुरू में उनको समझ नहीं आई, बाद में उनको बड़ी चीजें समझ आ गई थी। तो वो उनके अदवार तो बिल्कुल ही हिलते जुलते ही रहे। और फिर मुशर्रफ साहब बैठे, उन्होंने भी जो है वो अमेरिकी पॉलिसी चलाई। तो इस वजह से हम अमेरिका के जो चुंगल में फंसते गए। खान साहब ये तो ठीक कहते हैं कि अमेरिका के चुंगल में हम फंस गए। फंसने की वजूहात ये है, लेकिन खान साहब को चाहिए कि वो ये देखें कि असल फंसने की वजूहात क्या हैं और हम निकल कैसे सकते हैं। सवाल ये है कि अमेरिकी चुंगल से हम निकल कैसे सकते हैं। तो उसके लिए हिसाब हम फंस चुके हैं अमेरिकी चुंगल में पिछली हुकूमतों की वजह से। तो देखिए एक ही तरीका है ना, इसका जवाब एक ही है। वो क्या जवाब है? वो जवाब है कि आप अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करें, सियासत को मुस्तहकम करें, मईशत को स्ट्रॉन्ग करें, IMF के चुंगल से निकलें, तो फिर ही हम अमेरिकी चुंगल से निकल सकते हैं ना। और इस वक्त आपको पता है कि दुनिया में 2 ब्लॉक्स जो हैं बड़े वाज़ेह तौर पर बन चुके हैं। एक तरफ अमेरिका है और उसके इत्तेहादी यूरोपियंस हैं और दूसरी तरफ रशिया और चाइना है। तो उसमें हमने भी अभी फ्यूचर में ये तय करना है कि हमने किस ब्लॉक में जाना है। और मेरा ये ख्याल है, जाती तौर पर मेरा ये ख्याल है कि रशिया और चाइना वाला जो ब्लॉक है वो हमारे लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। हम मजीद जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को अमेरिकी चुंगल में ना लेकर जाएं, क्योंकि अमेरिका का जो तरीका है वो है मईशत को बर्बाद करके चुंगल में फंसा लेना। वो IMF रखा ही इसलिए, IMF जैसे इदारे जो हैं, वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे, उनका काम ही ये है कि मईशतों को बर्बाद करके अपने चुंगल में फंसा लेना। वो यही काम करते हैं। तो हमारी हुकूमतें उनका साथ देती हैं क्योंकि ये लूट मार कर रहे होते हैं। तो ये मसला है मेरे ख्याल में, इन चीजों से हमें सबक हासिल करना होगा। शुजाई साहब ये बताइएगा मौजूदा इंतशार किस तरह से खत्म हो सकता है?
देखिए इसका तो बड़ा सादा सा फार्मूला है, वही मैंने अभी कहा। बल्कि मैं यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, एक बहुत बड़े राइटर हैं जी, E.M. फॉस्टर जी। अंग्रेजी के एक बड़े कमाल के नॉवल निगार हैं। अच्छा। और वो इधर इंडिया में भी रहे थे उस दौर में। तो उन्होंने ये कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरा यूरोप तबाह हुआ था, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसका नाम है टॉलरेंस, यानी रवादारी। तो उन्होंने कहा जी मेरे ख्याल में बहुत से लोग जो है कहते हैं मोहब्बत पैदा करें, वो कहते हैं मोहब्बत जो है वो पैदा नहीं हो सकती, मुख्तलिफ लोग आपस में मोहब्बत को डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे को टॉलरेट जरूर कर सकते हैं जी। तो रवादारी जो होती है, मेरा ख्याल है दोनों तरफ रवादारी होनी चाहिए, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो खान साहब है, वो जरा एक दूसरे को बर्दाश्त करें और सियासत में इस्तेकाम लेकर आए और चीजों को तय कर लें। जो चीजें नहीं हो रही आपस में बड़ा दिल करें, बड़ा दिल करें। चोर डाकू अगर कोई है, बिलफर्ज खान साहब कहते हैं चोर डाकू है, तो वो जो अदालतें बैठी हुई हैं वो फैसला करें कौन चोर है कौन डाकू है। हाँ जी बिल्कुल। मुझे क्या इख्तियार पड़ता है? वो कह रहे हैं ना चोर डाकू, करके इनको कहने से कुछ नहीं होता। आप जिसको मर्जी चोर डाकू, जब तक वो साबित नहीं होता अदालतों में, वो चोर डाकू नहीं होता। तो कहने से क्या होता है, मैं किसी को चोर डाकू कहना शुरू कर दूं, इससे तो मसला नहीं होगा। आप अदालतों में जाएं, अदालतों में उनको तय कराएं, उसमें केसेस करें। अगर अदालतें कहती है चोर डाकू है तो ओके, फिर वो चोर डाकू है, आप ठीक कह रहे हैं। अगर वो नहीं कहती तो फिर ठीक नहीं। इस चीजों को जो है हमें इस तरह से मेरा ख्याल है सेटल करने की जरूरत है। शुजाई साहब, आप पाकिस्तान के अवाम को क्या पैगाम देंगे इस बारे में? मैं तो अवाम से मिन्नत करूंगा, मैं अवाम से ये मिन्नती है मेरी, पाकिस्तान की अवाम जो है वो बहुत ज्यादा अनलकी है। आज तक जो है पाकिस्तान के अवाम का मसला हल नहीं हो सका, और उसकी वजह क्या है कि अवाम जो है वो डिवाइडेड है। जब तक अवाम के अंदर यूनिटी नहीं होगी और अपने मसाइल का एहसास नहीं होगा कि हमारे मसाइल क्या हैं और वो हल कैसे हो सकते हैं और कौन कर सकता है जी। जब तक हम इन चीजों में क्लियर नहीं होंगे उस वक्त तक हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि अवाम को जो है उन तमाम चीजों से बाइकआउट करना चाहिए जो उनको डिवाइड कर रही है, चाहे वो मजहबी तौर पर हैं, चाहे वो सियासी तौर पर हैं, चाहे वो समाजी तौर पर हैं, चाहे वो खानदानी तौर पर हैं, चाहे वो ग्रोही तौर पर हैं, चाहे वो सूबाई तौर पर हैं, चाहे वो लिसानी तौर पर है। ये सारे खेल यहाँ पर खेले गए हैं। ये जो मैंने नाम लिए है ना, ये सारे साम्राज्य ने जो है ये सारे खेल यहाँ खिलवाड़ खिलाए हैं और इनका अंजाम जो है वो बहुत ही खौफनाक हुआ है। और वजह यही हुई है कि अब पाकिस्तान के अवाम के मसले हल नहीं हो सके, और आइंदा भी अगर हम इन चक्रों में फंसे रहेंगे तो हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं है। सबसे पहले तो अवाम में यूनिटी होनी चाहिए। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि अवाम को चाहिए कि वो इन सारे ये हरबे, असल में जो साम्राज्यी ताकतें होती हैं ये हरबे वो चलाती हैं, और यहाँ उनके जो एजेंट बैठे हुए हैं वो उन्हीं की पॉलिसी को लेके अवाम को डिवाइड करते हैं। समझे बात? मजहबी तौर पर जो डिवाइड करके आपको पता है फिरका वारियत फैलाई गई, फिर लिसानी खेल खेला गया, यहाँ पर MQM बनी, फलां बनी, ये हुई। फिर सूबाई जो है वो आपको पता है ANP नेशनलिस्ट जो कुव्वतें हैं उनको भी वो चली। तो बहुत सारी चीजें अभी भी कुछ चल रहे हैं। आपको पता है वजीरिस्तान में ये बड़ा पश्तूनों का मसला है जी, वो रोला पड़ा हुआ है। फिर आपको पता है बलूचिस्तान में ये बड़ा मसला फैला हुआ है। तो हमें बैठ के बड़े ठंडे दिमाग से इन सारी चीजों को देखना होगा कि इनके मसाइल का हल क्या है। और एक और बात जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत जरूरत है। आप सारी चीजों को सेंट्रलाइज ना करें, सिर्फ एक ही वजीर आजम जो है वो ताकतवर है, बाकी सारे बाहर हैं। तो आप ग्रास रूट लेवल पर जाकर, मैं एक बात मुझे समझ नहीं आती कि सियासी जमातें जो हैं ये बल्दियाती निजाम के इतने खिलाफ हैं क्यों। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई कि ये असल में ताकत अपने एक शख्सियत तक महदूद रखना चाहती है, ये वजह। हालांकि डिक्टेटरों ने ये कराया, अयूब खान साहब ने बल्दियाती कराया, ज़िया-उल हक साहब ने कराया, मुशर्रफ ने भी कराया, सब ने कराया, डिक्टेटरों ने कहा इनको पता नहीं क्या तकलीफ है। असल में ये उनसे ज्यादा बड़े डिक्टेटर बनने की कोशिश करते हैं। अब ये जब तक ये इस तरह के अवाम इनको नहीं समझेंगे कि जब तक ये यूनाइटेड नहीं होंगे, जब तक सियासतदान, सियासी पार्टियां और सारे लोग जो हैं वो मिलकर मुल्क का नहीं सोचेंगे, उस वक्त तक ये मसला हल होने वाला नहीं है। देखिए, ये बहस तो चलती रहेगी, ये बहस खत्म नहीं होगी, क्योंकि ना तो हमारी अवाम और हमारी हुकूमत ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं आ सकते हैं। तो ये चीजें तो बहुत मुश्किल है इनको इकट्ठा करना। एक हमारी तो ये वीडियो है, पैगाम है कि हम लोग यही चाहते हैं कि अवाम और हुकूमत एक हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है।
वक्त की कमी है, इसकी वजह से हमारा प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिल। हमारे चैनल आसिम शुजाई ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा।